नमस्कार। पिछले कुछ दशकों में बहुत सा परिवर्तन आया है और ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी की वजह से पूरा विश्व सिकुड़ के एक गांव की तरह से बन गया है। इसकी वजह से बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने आई हैं और वहीं पे बहुत सारे अवसर भी आए हैं। ऐसा ही कुछ सिनेमा के साथ भी हुआ है। पिछले कुछ दशकों में सिनेमा का स्वरूप बदला है और इसने हमारी ज़िंदगियों को एक अलग तरह से छूना शुरू किया है। आज इसी बारे में बातचीत करेंगे। विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक बहुत ही खास मेहमान हैं। छाया कदम हमारे साथ हैं और इनके साथ डॉक्टर सुमीत पाटिल हैं। आप दोनों का संबंध मुंबई से है, जो कि इंडस्ट्री का हमारा कैपिटल है और फाइनेंशियल कैपिटल भी है भारत का, इंडिया का। तो आप दोनों से हम ये जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ दशकों में सिनेमा का स्वरूप किस तरह से बदला है और क्या कुछ नया हो रहा है और क्या कुछ चैलेंजेस आप लोगों के लिए रहे हैं। तो सबसे पहले छाया कदम मैम, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने शुरू कहीं से किया, बीच में कहीं पर आए और आज बुलंदी के एक अलग ही शिखर पर पहुंचे हैं और आपने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक ख़ास पहचान बनाई है। तो सबसे पहले तो इन सब के लिए आपको मुबारक देना चाहेंगे। मगर पहला प्रश्न ये है कि आप तो कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में कबड्डी खेलती रहीं, तो कबड्डी से थिएटर तक कैसे पहुँची? आपने कुछ ज़्यादा जानकारी मेरी निकाल के रखी है। रखनी पड़ती है। आप जैसे जो लोग हैं उनके बारे में तो जानकारी बटोरना हमारा काम है जी। यस, मैं स्कूल में, फिर कॉलेज में, कॉलेज की टीम से कबड्डी खेलती थी। मैं स्टेट लेवल के कबड्डी प्लेयर हूँ। और वो दौर ऐसे था कि कबड्डी के सिवा कुछ सोचता ही नहीं था। पूरे टाइम मैं ग्राउंड पे ही होती थी। लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ, वो होती है ना, वो उम्र ऐसी होती है कि हम खुद के पास ध्यान नहीं देते। जैसे मेरे घुटने को मार लग गया था और ऐसे होता ना, अरे डॉक्टर के पास गए तो फिर डॉक्टर बोलेगा 1 महीना आराम करो, तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है जी। तो फिर कुछ साल बाद ऐसे हुआ ना कि मेरी इंजरी हुई। सो मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ। 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। एक ACL, पहला ऑपरेशन हुआ ACL, तो मेरे पैर में स्क्रू है घुटने में। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं उसके बाद भी नहीं, हाँ, उसके बाद भी मैंने 2 साल में खेल रही थी कबड्डी। लेकिन उसके बाद फिर और बड़ा ऑपरेशन हो गया। हाँ, तो फिर उसके बाद थोड़ा मैंने कबड्डी खेलना कम कर दिया। और फिर उसके बाद ये इंडस्ट्री में थोड़ा अचानक से ही आ गई। कैसे एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन? हाँ, थिएटर यानी अभी मैं हर एक इंटरव्यू में ये बोलती हूँ और कोई पूछेगा तो बताना ही पड़ता है। लेकिन आजकल मुझे ऐसे हुआ है कि अरे मैं बार बार वही बोल रही हूँ। पर आपके जो सुनने वाले हैं या दर्शक हैं वो अलग अलग है ना जी। क्या है ना, 2001 में क्या हुआ, पर्सनल लाइफ में खूब प्रॉब्लम्स हुए। जैसे मेरे एक ही साल में मेरा बड़ा भाई और मेरे पिताजी एक्सपायर हुए। और हाँ, तो वो वक्त ऐसे था ना कि मेरे लिए पूरा एकदम रुक गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है आगे, क्या नहीं। मैं घर से निकलती भी नहीं थी। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ऐसे हुआ ना कि इससे मुझे निकलना पड़ेगा। यानी मैंने लोगों से मिलना भी बंद किया था। तो फिर वहाँ नहीं, निकलना पड़ेगा, तो फिर क्या करना है, क्या करना है। मैं हर वक्त बोलती हूँ कि ये लोगों को सुनते समय बहुत फिल्मी लगेगा, लेकिन मैं घर पर थी और सोच ही रही थी कि क्या करना है। लोग भी मुझे बोल रहे थे कि अगर तू बाहर पढ़ाएला लाग। उस वक्त मैंने ना पेपर में ऐड आई थी, एक एक्टिंग वर्कशॉप था प्रोफेसर वामन केंद्रे जी का। तो फिर मैंने वो देखा और मुझे लगा कि यार मैं स्कूल में वगैरह गैदरिंग में काम करती थी। मैंने उस वक्त सिर्फ यही सोचा था कि ये 15 दिन का वर्कशॉप है और मुझे किसी भी वजह से घर से निकलना था। तो मैंने सोचा ये 15 दिन का वर्कशॉप है, मैं अटेंड करती हूँ तो 15 दिन मैं निकलूंगी ना घर से बाहर। वही ना, घर से बाहर निकली, बस स्टॉप पे गई, फिर ट्रेन से गई, नए लोग मिलेंगे जिनको पता नहीं है मेरे पर्सनल लाइफ में क्या हुआ है। तो बस ये दिमाग में रख के मैंने वो वर्कशॉप ज्वाइन किया। और फिर वो एक टर्निंग पॉइंट। यस, फिर वहाँ से आप थिएटर में आ गए। हाँ, लेकिन थिएटर में आने के लिए मैंने 2001 में वर्कशॉप किया था। और पहला मेरा काम, पहला प्ले मैंने किया 2006 में। अच्छा, तो बीच में 5 साल निकल गए। लोगों से मिलना,
काम की तलाश और ये वो संघर्ष यस हाँ। तो आपके जीवन में संघर्ष खूब रहा है हाँ। है और मुझे लगता है एक महिला के रूप में आप उस संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं और जो फिल्मों में आपके रोल्स हैं वो भी एक ऐसी महिला के हैं जो सशक्त है और समाज से और परिस्थितियों से जूझ रही है। हमारे जो दर्शक हैं मुझे लगता है वो आपको ज़्यादा पहचानते हैं लापता लेडीज़ जो मूवीज़ आई और उसमें एक वो चाय वाली की भूमिका आपने निभाई, बिल्कुल सशक्त, जिसको हम बम्बई की भाषा में बोलते हैं बिंदास, और जो लड़ रही है, झगड़ रही है, कोई चटनी ज़्यादा ले रहा है तो उसको भी डांट लगा रही है। तो कितना मुश्किल था इस रोल में घुसना और इसको इस तरह से निभाना, और किरण राव जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना अपने आप में ये किस प्रकार का अनुभव था? सच बताऊं, जब मुझे पता चला, यानी पहला फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, मुझे डायरेक्टर का नाम नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बोला था कि ऑडिशन देना है, या ये वो सीन जब मुझे भेजा गया तो मुझे ऐसे लगा कि अरे ये तो यूपी की लैंग्वेज है। ओह हाँ जी, तो बिल्कुल, हाँ तो मुझे ऐसे हुआ कि यार मुश्किल रहेगा। हाँ मुश्किल होगा। आप तो पूरी मराठी शुद्ध हाँ शुद्ध तो मराठी मुझको खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस उस वक्त नहीं था शुरू में जी, कि यार ये तो नहीं होगा, और मुझे लगा कि यार यूपी वाला है, ये लोग मुझे क्यों पूछ रहे हैं। और वो आजकल ऐसे होता है ना, मुझे लगा अरे यार कास्टिंग वाले हैं तो वो लोग क्या 10 लोगों का ऑडिशन मंगवाएंगे और फिर दिल्ली या जिनको ऑलरेडी वो लैंग्वेज आ रही है ना उनको कास्ट करेंगे, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन एक कास्टिंग डायरेक्टर है रोमिल, तो उसने मुझे बोला, वो बच्चा मुझे आई बोलता है वो मुझे बोलने सारे लगा, आपको बहुत इधर मान से आई या ताई बोलते हैं ना, रिस्पेक्टिव कमांड जी। तो वो अरे तो पाठी लगला, उसने मुझे बोला कि आई आप करके तो देखो ना एक। हाँ मैं सच बोलती हूँ, उस बंदे की वजह से, वो कहीं बाहर था तो उसने मुझे एक उसका वॉइस नोट भेजा कि आई ऐसा ऐसा बोलो, तो फिर वो मैंने थोड़ा 3-4 बार पढ़ के वो उसे सुनाया और वो फिर उसने भेजा, तो वो बोला अरे आई ये तो मस्त हो रहा है ऐसे हुआ। और फिर उसके बाद फिर मुझे पता चला कि अरे हाँ किरण राव डायरेक्ट कर रही है। फिर किरण से मुलाकात हुई और किरण डायरेक्टर तो कमाल है, आप सबने देखा होगा उससे भी ज़्यादा बेहतर वो एक इंसान है। तो मुझे ये लगता है कदम मैम की जो रंगमंच है या सिनेमा है, ये एक हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सिखाता है, वो ये है कि मिलजुल के काम करना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, आगे चलना। कि आप इतनी अच्छी एक्टर हैं और फिर भी वो एक कम उम्र का जो लड़का है उसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं हो जाएगा। तो एक और हमारा एक डायलेक्ट ट्रेनर था सोनू, यानी मुझे लगता है हर इंटरव्यू में उसका नाम लेना चाहिए क्योंकि उसने हम बहुत मेहनत ली है। जब कोई भी मेरी तारीफ करता है कि अरे जरा भी समझ में नहीं आया कि मराठी, मुझे वही डर था कि वही फिल्म देखने के बाद ये ना बोले कि अरे मराठी लगता है यार, मराठी लड़की। हाँ तो जो मेरी तारीफ हो रही है तो वो सोनू ने बहुत मेहनत ली है। तो आपके आने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो उन पे एक नज़र डालते हैं। एक शोरील आपकी है, वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। टाइम खोटी नहीं करने का, चुपचाप ट्रेलर देखने का। क्या समोसा लेट तो चौथी बार चटनी क्यों ले रहा है? चटनी चाटने की चीज है, पीने की नहीं। गट को मत। गाँव वालों का बारे में घरे जाके सोचना, पहले खोज खाज के मायके चली जा चुपचाप। किसको दिखाता रे झेंडो? हाँ कमी से बात कर, नाला समझा क्या उसको?
सॉरी तंग कर रही हूँ, चाकू चाहिए बस 2 मिनट के लिए, अभी मक्खन है, चाहिए? मक्खन का मैं क्या करूँ? कैसा चाकू मांगता है? जी, तो ये तो थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन छाया कदम मैम की, और हम अपने जो दर्शक हैं उनको ये भी बता दें कि आप 2 बार कांस फेस्टिवल में जा चुकी हैं और 2 फिल्म्स जो नॉमिनेट हुई उनमें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस बारे में आपसे और बातचीत करेंगे, मगर फ़िलहाल हमारे जो दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर सुमित पाटिल जी, आप बहुत देर से हमारी बातचीत को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से। आप एक फ़िल्म लेके आए शिमला में अपनी लाल नाम से, और मैम की भी उसमें एक धमाकेदार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फ़िल्म का कॉन्सेप्ट है लाल, और आप कलर थेरेपी से भी जुड़े हैं और मेंटली रिटार्टेड बच्चों पे आपने ये फ़िल्म बनाई, कितना चैलेंजिंग था ये? सच बोलूँ तो चैलेंज था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जो लोग ये दौरान जाते हैं, मतलब जो मेंटली चैलेंज बच्चे होते हैं, वो हमेशा अलग अलग चीज़ों से झगड़ते रहते हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमेशा उनके लिए अलग अलग स्कूल होते हैं, उनको नॉर्मल बच्चों के साथ कभी सिखाया नहीं जाता है। तो जब नॉर्मल बच्चों के साथ सिखाया नहीं जाता है तो उनमें थोड़ी बौद्धिक क्षमता जो है वो नॉर्मल लोगों की तरह आने में टाइम लगता है, और उनको कुछ चीज़ें समझने में भी टाइम लगता है। तो ये गए 20 सालों से मैं ये बच्चों को सिखा रहा हूँ, और ये जो मैं सिखाता हूँ उसमें से जो मुझे अनुभव आए थे उसमें से ये फिल्म बनी थी। और हमारे लाइफ में रंग जो है वो बहुत मायने रखते हैं। मतलब हम लोग हमेशा सोचते हैं कि आज मैं कौन सा कलर का कपड़ा पहनूं, या आज मैं कौन से कलर का एक नया कुछ खरीदना है तो वो कौन से कलर का लूँ। तो हम लोग कलर के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसको हमारे जीवन में लाने के लिए जब टाइम आता है तो हम लोग उसको ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। और हमेशा वही चीज़ मैं पकड़ लेता था। और ये जो बच्चे हैं उनको आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू उनको कैसे एम्पावर किया जाए, उनको कैसे लाइफ में अगर वो किसी चीज़ से परेशान है तो उनको कैसे हैप्पी किया जाए, ये सब दिखाने की कोशिश मेरी चालू रहती है। और लाल एक माँ के लिए माँ की स्टोरी है, और जिसमें माँ की भूमिका छाया जी ने निभाई है। और एक्चुअली उन्होंने भी पहले इतने सारे अलग अलग जगह पे रोल किए थे, और जब बच्चों के साथ काम करना पड़ा तो उनको भी उनका एक किस्सा है, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं वो उन नाम से बुलाते हैं। मतलब हमेशा अगर मुझे सुमित बोला तो वो सुमित से ही बुलाएंगे। अच्छा, उनके ध्यान में सर मैडम ऐसा नहीं रहता है। तो छाया ताई को सब ताई ताई बुलाते थे, तो वो लड़की जो उसकी बेटी बनी है वो भी ताई बुलाती थी। तो हमने सेट पे छाया ताई को आई आई बोलना चालू किया, तो उन्होंने भी आई बोलना चालू किया। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी है और जो बहुत मायने रखती है। और लाल फिल्म का प्रदर्शन यहाँ हुआ, और जिसको शिमला फिल्म फेस्टिवल में बहुत अच्छा सराहा भी गया। तो मुझे लगता है कि ऐसी एक्सेसिबल फिल्म, और ये जो लोग हैं जो दिव्यांगजन हैं उनके साथ होनी चाहिए, उनके लिए फिल्म होनी चाहिए, और ये अवेयरनेस होना चाहिए उनके पेरेंट्स के लिए। तो ये सब मैं बनाते रहूँगा। सुमित जी, बहुत बढ़िया विचार है आपका, बहुत अच्छी सोच है। मगर आम जनता के लिहाज से अगर हम सोचें तो जब भी सिनेमा का जिक्र आता है, फिल्म का जिक्र आता है, तो जो कमर्शियल सिनेमा है उसकी बात होती है। और टेक्नोलॉजी की वजह से अब बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स जो हैं वो आ रहे हैं, और जैसे आपके जो मुद्दे हैं इनको उभार रहे हैं। तो इस परिवर्तन को किस नज़र से देखते हैं आप? इस किस्म का जो एक मीनिंगफुल सिनेमा है वो करना कितना आसान या मुश्किल हो गया आजकल के दौर में? मुझे ऐसा लगता है कि आज जो आपने बोला बदलता स्वरूप, उसमें बहुत सारा कुछ बदला है। तो टेक्नोलॉजी बदला है, जो अभी टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है। तो आप फ़ोन लिया, आपने फिल्म बनाया, ये इतना इजी हो सकता है। आपके पास अच्छी कथा होनी चाहिए, और आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। बाद में आप कुछ भी कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हमें जो हमारे टॉपिक है जो अभी तक बाहर नहीं आए हैं और जो कमर्शियल लेवल पे बाहर नहीं आ सकते, वो लाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि वो सिनेमा एक
ऐसा सिनेमा है जो इंडियन सिनेमा की पहचान है, पैरेलल सिनेमा जो सत्यजीत रे से चलते हुए आए हैं और आज भी बहुत सारे, हमारे महाराष्ट्र से सुमित्रा भावे है, ऐसे बहुत लोग हैं, गजेंद्र आयरे है, जो ऐसे टाइप के सिनेमा बनाते हैं जो समांतर सिनेमा है, पैरेलल सिनेमा है। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो सिनेमा से हमें जीने का एक मौका मिलता है या जीने का एक रास्ता दिखाई देता है जो अलग अलग विषय पे हो। और ये टॉपिक आने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो दिव्यांग, ऐसे मतिमंद गतिमंद लड़कियों की जो मदर एंड फादर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिनेमा है, एज वेल एज जो हमारे तरह लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, उनके लिए भी एक ये अवेयरनेस की तरह के संदेश जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर एज हमें जो स्टोरी अच्छी लगती है वो हमें कहने का मौका और तरीका खाली सिनेमा है, तो हमें वो कहना चाहिए। मतलब एक किस्म से एक स्कोप बढ़ गया है, हाँ। एक विस्तृत आकाश हमारे पास है। Yes. अच्छा, एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, आपने छाया मैम को ही क्यों चुना इस रोल के लिए? क्योंकि छाया ताई से मैं पहले से मैं उनको जानता था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, उनके मदर एंड फादर ज़्यादा स्पेशल होते हैं, इसीलिए उनको ऐसे बच्चे दिए जाते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। और छाया ताई का जब वो काम करती है, कोई भी एक्टिंग मतलब थिएटर में हो या फिल्म में हो, तो जब काम करती है तो उसका वो रिसर्च करके बहुत सारा पहले ही काम कर चुकी होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वही सशक्त भूमिका चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों का माँ बनना और उनको हैंडल करना, उनके साथ रहना, उनके साथ चलना, वो बहुत डिफिकल्ट है। और मुझे लगा था कि वो कर पाएगी, यही कर पाएंगी। हाँ, यही कर पाएगी। और जब मैंने उनको पूछा भी कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने मुझे मतलब विद इन 10 सेकेंड में उन्होंने हाँ कह दिया था। और फिर उन्होंने स्कूल में गई, वो बच्चों के साथ रही और थोड़े से हमारे सेशन हुए, उसके बाद तो आपके सामने फिल्म है। तो छाया मैम, आपके लिए कितना आसान या मुश्किल था एक माँ का रोल निभाना, और वो भी एक ऐसी बच्ची का जो एक स्पेशल चाइल्ड है? कितना मुश्किल था या कितना आसान था? देखो, कितना मुश्किल था अगर पूछा तो फिर मैं बताऊंगी अरे कितना मुश्किल था। हाँ कि मैं पहली बार, हाँ पहिल्यांदा केलं, हाँ। पहली बार इन बच्चों के साथ काम कर रही थी, तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। और सुमित को भी थैंक्स कहना चाहूँगी, क्योंकि ना ऐसी फिल्मों की वजह से ना हमारी सोच है ना और बेहतर हो जाती है। हाँ, और मुझे लगता है हम जिस फिल्म में हैं तो हम खुशनसीब है ना कि हमारी काम की वजह से हम बहुत ना एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। इस प्रोजेक्ट की वजह से ना मुझे पता चला कि कितने प्रॉब्लम्स होते हैं इन बच्चों के साथ, और हैट्स ऑफ है इनके माँ बाप कि हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हम सोच भी नहीं सकते कि किन किन चीज़ों को। हाँ, तो मैं तो कहना चाहूँगी कि साइली जो मेरी बच्ची दिखाई है, उस बच्ची ने मुझे बहुत कुछ सिखाया उस 3-4 दिन में। आप सोचोगे नहीं कि वो लड़की बहुत जल्दी समझ जाती थी। इन्होंने कुछ सीन के बारे में बताया ना, लेकिन देखो जैसे इन्होंने बताया, वो लड़की डे 1 से है ना मुझे आई बोलती ही नहीं थी किसी सीन में। हाँ, और हमें ऐसा था अभी माँ हो तो आई आवाज़ दो, वो नहीं बोलती थी। फिर हम लोग ने वो एक थोड़ा आइडिया ये किया, मैंने बोला कि टीम में सबको मैंने बोला कि हर कोई मुझे आई बोलेगा, यानी उसको बताया गया कि मेरा नाम आई है। उसके बाद मुझे आई बोलना उसने शुरू किया। क्या बात है। और मुझे लगता है यानी मेरा ऐसा ना कि मैं बहुत ऐसे सोशल वर्क करने वाली लड़की नहीं हूँ। चलो रास्ते पे उतर जाते हैं, करते हैं, मेरे लिए ना ये ऐसे सब्जेक्ट पे काम करना, ये मेरे लिए सोशल वर्क है कि अगर हाँ उससे अगर कुछ समाज में परिवर्तन आ रहा है, क्या है, तो हमारे सिनेमा का बदलता स्वरूप जो है वो ये भी है कि आप समाज की सेवा कर रही हैं, इस तरह की भूमिकाएं निभाकर, इस प्रकार के सिनेमा का हिस्सा बनकर, और इसको आप प्रमोट भी कर रही हैं इस तरह से। और इसी सिलसिले में मुझे लगता है आप लोग शिमला आए भी,
और शिमला आपका आना मुझे लगता है बहुत सुखद रहा होगा, हालांकि इस वक्त थोड़ा मौसम नाराज़ चल रहा है हम सब से। छाया मैम, ये तो आपने आपसे बातचीत की कि जो आपकी एक मराठी बैकग्राउंड है उसमें चाहे वो स्पोर्ट्स हैं या रंगमंच है या रीजनल सिनेमा है, आपको महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से अवार्ड भी दिए गए हैं अपनी भूमिका के लिए, बहुत सारे सम्मान आपके पास हैं, फिल्म फेयर अवार्ड भी आपके पास है। मगर जब हम यहाँ से अब थोड़ा इंटरनेशनल स्तर की तरफ बढ़ते हैं, पायल कपाड़िया के साथ आपने काम किया और 2 उनकी जो फिल्म्स हैं मेरे लगता है उनमें आपने काम किया और कांस में आप गई, तो इस बिल्कुल एक क्षेत्रीय रीजनल लेवल से उठकर उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कांस तक जाना, ये किस प्रकार का अनुभव रहा? हाँ, यानी मेरे लिए बहुत कमाल का अनुभव था, क्योंकि मैंने मैंने बोला ना, शुरू से ही मेरे हिस्से में जो काम आते गया मैं करती गई। मैंने बहुत आगे के बहुत बड़े सपने नहीं देखे थे, आज भी मैं बोलूँगी, क्योंकि मैंने कुछ आगे का नहीं, मेरे हिस्से में जो काम आता है मैं उससे खुश हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सोचा था कि अरे नेशनल मिलना चाहिए, नेशनल मिलना चाहिए। कांस तो कहीं था ही नहीं, मानचित्र में ही नहीं था, हाँ, रडार में ही नहीं था। लेकिन लकीली, या मैं कहूँगी कि जो इतने साल काम कर रही हूँ, एक एक सीन मैंने तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट ही ऐसा था कि मैं काम मांगने गई और मुझे उन्होंने बोला कि कास्टिंग हो गया है, असिस्टेंट चाहिए। आपको दूरदर्शन से आपका बड़ा पुराना वास्ता है। यस, अरे हाँ यार, दूरदर्शन में हम लोग ये बात तो भूल ही गए। मेरी करियर की शुरुआत दूरदर्शन से हुई है। तो यस, दूरदर्शन में शरण बिराजदार करके थे, वो कुछ एक शॉर्ट फिल्म कर रहे थे, तो मैं उनसे मिलने गई और फिर उन्होंने सुनने के बाद मुझे बोला कि अरे सब कास्टिंग तो हो गया है, लेकिन मुझे एक असिस्टेंट चाहिए। तो फिर मुझे ऐसे दिल में लगा यार, मैं तो काम, यानी मैं दिख ही नहीं रही हूँ क्या एक्ट्रेस। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा था कि भाई मुझे कुछ सपोर्ट नहीं है, किसी को पहचानती नहीं हूँ इंडस्ट्री में, अगर फ़ोन भी किसी को करेंगे तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाता था, क्यों उठाएंगे ना, कौन है छाया कदम, ऐसे ही होता था। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ ज्वाइन हो जाते हैं, एटलीस्ट एक्सपोजर तो मिलेगा, कुछ तो सीखने को मिलेगा। हाँ, तो ये सोच के मैंने वो ज्वाइन किया था। दूरदर्शन ने आपको एक स्टेपिंग स्टोन दे दिया। यस, और मेरा कहना है ना कि आपका कोई भी काम व्यर्थ नहीं होता है। ये बहुत अच्छा संदेश है एक आपका। यस, कोई भी काम, और मैं तो कहूँगी कि जिस प्रोजेक्ट में आपको ज़्यादा तकलीफ होती है, ज़्यादा तकलीफ देने वाले लोग मिलते हैं ना, उस प्रोजेक्ट से आप बहुत ज़्यादा सीखते हो। और मेरे हिस्से में ऐसे बहुत प्रोजेक्ट तो आज आप जिस मुकाम तक पहुंची हैं, वहाँ तक पहुंचने के लिए आपने हर प्रकार का छोटा मोटा हर किस्म का रोल जो भी मिला आपने उसको स्वीकारा और बखूबी निभाया। यस, मैं आज बोल रही हूँ कि वो छोटा रोल था, लेकिन उस वक्त मेरे लिए वो बहुत बड़ा रोल था। यानी माय गॉड, एक सीन मुझे करने को मिलने वाला है, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो ये जो इंटरनेशनल प्रोडक्शंस रहती है, तो इसमें जब अलग अलग भाषाएं हैं, मराठी भी है, हिंदी भी है और भाषाएं भी हैं, तो कितना चैलेंजिंग रहता है? All we see as light, आपने नर्स का रोल किया। Imagine as light, Imagine as light, yes। नर्स का रोल किया आपने उसमें ना? नहीं, नर्स का नहीं, मैं वो उसमें वो मौसी अच्छा आया। लेकिन उस फिल्म में मैं हिंदी और मराठी, क्योंकि मैं वो रत्नागिरी, लकीली उस फिल्म में मैं कोकण से हूँ ना, तो वो कैरेक्टर भी वहाँ का ही था। तो उसमें कुछ मुझे ज़्यादा मेहनत लेनी नहीं पड़ी डायलेक्ट पे। हाँ, मेहनत इस पे ज्यादा हुई क्योंकि कनी और दिव्या केरला से थे ना, तो उनको हिंदी समझ में नहीं आती थी, तो कट बोलने के बाद हमें ज्यादा ऐसे होता था कि मैं कुछ भी बोलने जाती थी और उनका ऐसे होता था क्या। हाँ, लेकिन मुझे अलग अलग लैंग्वेज पे काम करने में बहुत मजा आता है। यानी मुझे कोई भी चीज़ है ना, डे वन से वो प्रोसेस है ना सीखने की, वो बहुत मज़ा आता है काम करने। पर वो हमारी बात बीच में रहेगी, कांस का अनुभव वो आपने बताया नहीं। एक अलग सा कंट्री, अलग भाषा, तो वहाँ पर जाके थोड़ा महसूस हुआ कि मैं तो एक दुनिया के बड़े छोटे से कोने से आ रही हूँ। सच बताऊँ, वहाँ पर ना हमारी टीम जो थी, यानी पायल, जीको, ये आर्टिस्ट और बाकी हमारे प्रोड्यूसर और सब, उन्होंने ना जरा भी महसूस नहीं होने दिया कि अरे पहली बार आउट ऑफ इंडिया लोग आ रहे हैं और ये क्या बात है। हाँ, और ना हमारी टीम कमाल की थी, और
पायल बहुत हर चीज़ में बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली लड़की है। यानी मैं बहुत खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि लेट लेकिन पायल के साथ मैंने काम किया है। और कांस की वजह से एक अलग कॉन्फिडेंस ये भी बढ़ा है। काम तो मैं शुरू से ही कर रही हूँ, हर जो भी काम आता है मैं दिल लगा के करती हूँ, लेकिन कभी मेरे हिस्से में ऐसे सज धज के निकलो ये मेरे हिस्से में कभी नहीं आया था। मेरी शुरू की फिल्में आप देखोगे तो अरे कोई भी अगर कपड़ा आता है तो ऐसे अरे नहीं और पुराना चाहिए और पुराना चाहिए गरीब है। तो ना एक तो वहाँ पर फिल्म पे काम करने वाले लोग, यानी अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि जब एक तो लाइफ में पहली बार रेड कारपेट, हाँ जो सिर्फ तो फीलिंग ही अलग होती हाँ होगी, है इतने ना? साल सिर्फ हम लोग सुन रहे थे कि रेड कारपेट तो सज धज के जाना पड़ा आपको फिर। हाँ और हर चीज मैंने बहुत एंजॉय की वहाँ पर कि इतने बड़े थिएटर में इतने लोगों के साथ बैठ के अपनी फिल्म देखना और फिर फिल्म ख़त्म होने के बाद सब खड़े रह के तालियां बजा रहे हैं। और क्या है ना वहाँ पर और दुनिया भर की फिल्मों के बारे में जानकारी मिली जी, कि किस तरह से विश्व स्तर पर सिनेमा हो रहा है, क्या उनकी सोच है, कैसे वो लोग काम करते हैं। और फिल्म होती है, फिर वो कौन से देश से आई है, क्या लैंग्वेज की होती है, मतलब ये एक अपना संसार, एक अपनी भाषा है कम्युनिकेशन की, संवाद की। सो यस मुझे यानी मैं अभी तक वो दिन भूली नहीं हूँ। और रेड कारपेट, और हम चाहते हैं कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। 2 बार तो हुआ है आप कांस ना। सेकंड टाइम आपकी जो मूवी थी मिडनाइट सिस्टर नहीं, गए साल मेरी थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट और दूसरी थी सिस्टर मिडनाइट। ये 2 फिल्में गए साल थी। और इस साल मैं गई थी स्नो फ्लावर, एक इंडो रशियन फिल्म थी। अच्छा हाँ। अच्छा, नेट में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है स्नो फ्लावर के बारे में। ये लेटेस्ट है। हाँ, स्नो फ्लावर लास्ट टाइम ये मेन कंपटीशन के लिए फिल्म थी। और इस साल मैं गई थी हमारी गवर्नमेंट से फिल्म की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 3 फिल्में भेजी जाती है कांस में, तो उसमें थी। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुमित जी, आपको हिमाचल से मुझे लगता है बहुत प्यार है। आप पहले भी यहाँ पर अपनी फिल्म्स लेके आ चुके हैं। आगे की क्या योजना है, आगे की क्या प्रोजेक्ट्स हैं? हिमाचल को लेके कुछ और कर रहे हैं क्या? हिमाचल को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि जब हम लोग, मैं 2018 में आया था यहाँ पे, तभी भी ऐसे ही लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुआ था। और 21 में आया था तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब ये टाइम हम लोग वापस जब आ रहे थे तो शिमला फेस्टिवल बहुत तरीके से जो बड़ा होने वाला था वो छोटा हुआ, क्योंकि बाढ़ और ये सब चीज़ों की वजह से। तो मुझे लगता है कि ये क्लाइमेटिक चेंजेस जो हो रहे हैं वो बहुत अपने लाइफ पे असर कर रहे हैं। हमारा पूरा जो डेली लाइफ है उसको रोक रहे हैं, और इसके लिए हम लोग ही कारणीभूत हैं। हमारा जो विकास है, मतलब विकास एज इन जो हम लोगों को थोड़ा नेचर के साथ जाना चाहिए, चलना चाहिए। जो हम लोग अगेंस्ट जाके कर रहे हैं तो वो हमारे ऊपर उल्टा रिवर्स बैक हो रहा है। तो उसके ऊपर हम लोग कुछ एक कथा सोच रहे हैं। अच्छा, और वो कथा के बारे में अभी फिलहाल काम चल रहा है। और यही मतलब शिमला मैंने इसलिए चुना था क्योंकि एक तो आप कहीं पे भी कैमरा लगाओ वो ब्यूटीफुल दिखता है, और जितना ब्यूटीफुल है उतना ब्यूटीफुल रखना चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी देख के और हमारे महाराष्ट्र में भी कोकण है या जो अलग अलग पार्ट है, वो बहुत सह्याद्री के पार्ट वो बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो एक महाराष्ट्र से और एक शिमला से ऐसे 2 लोगों की वो स्टोरी है। तो वो हम लोग आपने उसका वर्किंग टाइटल सोच रखा है कि नहीं? फिलहाल तो हमने वनश्री उसके बारे में सोचा है, वनश्री और हमने सोचा है, और उसके ऊपर हमारा अभी फिलहाल काम चल रहा है। 2 खास कैरेक्टर्स उसमें रहने वाले हैं। 2 खास कैरेक्टर्स रहने वाले हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक आपके साथ ही बैठे छाया ताई मेरे साथ मेरी सपोर्ट में रहेगी। मैं उसके साथ हर वक्त हूँ, सपोर्ट में रहेगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ। हाँ, लेकिन छाया ताई रहेगी।
क्योंकि जब हम लोग शिमला शूट करने के लिए आएंगे तो छाया ताई को मैं लेके आऊँगा, क्योंकि छाया ताई की बहुत हेल्प होगी। उसमें भी एक दिव्यांगजन व्यक्ति है और दूसरा जो व्यक्ति है वो शिमला से ही है। तो ऐसे हम लोग मतलब भविष्य में आप जो हम जिस बारे में आज चर्चा कर रहे हैं कि बदलता जो स्वरूप है सिनेमा का, उसको आप और निखारेंगे। हाँ। और जो हमारा हिमाचल है इसको भी थोड़ा सा आप एक उछाल देंगे, उभार देंगे। हाँ। और जो हमारी प्राकृतिक सुंदरता है और जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेके काम करेंगे। एक और विषय जो थोड़ा सा हमारा छूट गया, न्यूड फिल्म आपकी एक थी जो कि बहुत चर्चा में रही और आपको उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा। इतने सारे संवेदनशील विषय लेकर हम काम कर रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही एक अच्छी बात है और एक अच्छी दिशा में भारतीय सिनेमा जा रहा है और आप जैसे लोग उन्हें लेके जा रहे हैं। तो आज आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में रहे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करना और उम्मीद करते हैं कि दोबारा आप फिर आएंगे, फिर हम मिलकर बैठेंगे और खूब सारी बातचीत होगी। आप दोनों का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो श्रोतागण, ये थी एक छोटी सी मुलाकात सुश्री छाया कदम जी से और डॉक्टर सुमित पाटिल जी से, और इसी उम्मीद के साथ कि इसी तरह से हम तरक्की की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, नए शिखरों की तरफ चलते रहेंगे और भारतीय सिनेमा नई बुलंदियों को छुएगा। आप सबसे अनुमति चाहेंगे, दीजिए मुझे यानी सुमित को इजाज़त। नमस्कार।